यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एस एन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में जो लास्ट पेपर आपका है पॉपुलेशन एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एंड पॉपुलेशन एजुकेशन, यानी जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरणीय शिक्षा, उसी के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे कि पर्यावरण होता क्या है। जनसंख्या से संबंधित जो पोर्शन आपका इस पेपर में है वो पहले से ही आप ऑलरेडी यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया गया है। 20 वीडियो उस प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे पॉपुलेशन एजुकेशन नाम से जो फाइल बना हुआ है प्लेलिस्ट में, उसको ओपन करिए। आपको वहाँ 20 वीडियो मिलेंगे, उससे आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। बाकी जो पोर्शन आपका पर्यावरण से संबंधित है उस पर हम चर्चा करेंगे, 5-7 वीडियो के माध्यम से आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन हम आपको 5-7 वीडियो के माध्यम से जो भी जरूरी चीज़ें हैं, जो जरूरी बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप तक हम पहुंचाएंगे। आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पर्यावरण पोर्शन हमको पढ़ना है, तो पर्यावरण होता क्या है, आज की चर्चा इसी पे डिपेंड होगी कि पर्यावरण होता क्या है, वास्तव में पर्यावरण है क्या। तो जो ये पेपर है आपका लास्ट पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरणीय शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरणीय शिक्षा, जो आपका लास्ट पेपर है उसी से संबंधित टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे। तो जनसंख्या शिक्षा से संबंधित पोर्शन तो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। हम आज पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित चर्चा शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जब हम आएंगे तो ये होगा कि पर्यावरण होता क्या है। सबसे पहला काम कि पर्यावरण होता क्या है। तो पर्यावरण को अगर हम देखें कि पर्यावरण होता क्या है, तो पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि धन आवरण। पर्यावरण जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, परिधन आवरण। परि का मतलब होता है हमारे चारों ओर, यानी चारों ओर। परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घेरे हुए। आवरण का मतलब होता है घेरे हुए। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ निकलता है, शाब्दिक अर्थ पे अगर जाएंगे तो शाब्दिक अर्थ का मतलब हो गया कि चारों ओर से घेरे हुए, चारों ओर से घेरे हुए, चारों ओर से घेरे हुए। अब चारों ओर से हमको क्या घेरा हुआ है, प्रश्न उठता है कि चारों ओर से हमको क्या घेरा हुआ है। तो अगर आप जिस कमरे में बैठ करके इस वीडियो को देख रहे हैं उस कमरे में आप देखेंगे कि चारों तरफ से दीवारें हैं और एक ऊपर छत है। तो चारों तरफ की दीवार और एक छत के अंदर आप हैं, तो चारों ओर से आपको घेरे हुए क्या है, चारों ओर से आपको घेरे हुए वो दीवारें हैं। तो क्या वो आपका पर्यावरण हो गया? नहीं। अब इसी को हमने नाम दिया वातावरण। इसी को हमने नाम दिया वातावरण, यानी ऐसा वातावरण जो हमको चारों ओर से घेरे हुए है, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। लेकिन यदि हम किसी कमरे में बैठे हुए हैं तो क्या वो कमरा जो हमको, वो दीवारें जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, वही हमारा पर्यावरण है? तो हम कहेंगे नहीं, ये कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8 की डिफिनीशन है, इसमें सारी चीज़ें नहीं हैं। अभी एक दिन एक क्वेश्चन आया था कि चक्राकार उपागम क्या होता है, ये पूछा भी जाता है टीचिंग सब्जेक्टों में। तो चक्राकार उपागम का मतलब होता है कि कोई भी टॉपिक हम उठा लें, जैसे यहाँ हमने पर्यावरण को ही उठा लिया, अब पर्यावरण जब 3, 4, 5 में पढ़ाया जाएगा तो इसकी डिफिनीशन बहुत आसान होगी। बता दिया गया कि ऐसा वातावरण जो हमको चारों ओर से घेरे हुए है वही हमारा पर्यावरण है, आसान शब्दों में समझा दिया गया। लेकिन जब आप इसके आगे जाएंगे 6, 7, 8, 9, 10 में, तो इसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। बात वही रहेगी, पर्यावरण के बारे में ही हम पढ़ेंगे, लेकिन क्या होगा, डिफ़िकल्टी लेवल कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। यानी कि एक ही टॉपिक को लेकर के जब हम
शुरू से अंत तक कई स्तरों में उसका विभाजन कर देते हैं, कई स्तरों में उसका विभाजन कर देते हैं और कठिनाई स्तर के हिसाब से हम बच्चों के सामने, यानी जिस स्तर तक बच्चा पहुंच चुका है, बच्चे की आयु के अनुसार, बच्चे की क्षमता के अनुसार, बच्चे की योग्यता के अनुसार, जब हम किसी टॉपिक को खंड खंड करके, छोटे छोटे टुकड़े करके आसान शब्दों में जितना वह समझ सकता है उतना ही समझाते हैं, तो इस प्रकार का जो उपागम होता है उसी को हम चक्राकार उपागम बोलते हैं। तो यहाँ पे भी ये कक्षा 6, 7, 8 की डिफिनीशन है कि चारों ओर घेरे हुए जो हमको है वही हमारा पर्यावरण होता है। तो क्या मैं जिस कमरे में हूँ वह हमारा पर्यावरण है? तो कक्षा 4, 5 का बच्चा मान सकता है कि हाँ वो हमारा पर्यावरण है, क्योंकि उसको इतना ही बताया गया है कि जो हमको चारों ओर से घेरे हुए है वही हमारा पर्यावरण है। तो कमरे में बैठ करके बच्चा कह सकता है कि हाँ वो हमारा पर्यावरण है। लेकिन आप क्या कह सकते हैं कि वो हमारा पर्यावरण है? तो उत्तर आएगा नहीं। यहाँ होगा क्या कि जो हमको प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से जो भी प्रभावित करता है वो हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आता है। तो प्रत्यक्ष रूप से तो दिख गया कि ये चारों दीवारें हैं, प्रत्यक्ष रूप से तो दिख गया कि वो चारों दीवारें हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी चीजें जो है हमको प्रभावित करती हैं। क्या है? हवा है, जल है, पानी है, उष्मा है, तो तमाम चीजें हैं जो हमको प्रभावित करती हैं। तो वो सारी चीजें भी क्या होती हैं, उसमें काउंट होती हैं। तो जब आप और हाई लेवल पे जाएंगे तो वहां ये दो चीजें आपको जोड़ दी जाएंगी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसमें प्रत्यक्ष रूप से तो आपको जो दिख रहा है वो दिख रहा है, प्रत्यक्ष है, दिख रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी चीजें हैं जो हमको प्रभावित करती हैं, वो भी उस पर्यावरण में शामिल होता है। इसके अलावा जब हम जाएंगे इसके अंग्रेजी वर्जन में तो इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट जो है वो दो शब्दों से, एक तो एनवायर और प्लस दूसरा मेंट। एनवायरमेंट, पर्यावरण को अंग्रेजी में एनवायरमेंट कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एनवायर और मेंट। एनवायर का मतलब होता है घेरा और मेंट का मतलब होता है चारों ओर। यानी कि ऐसा घेरा जो हमारे चारों ओर है, हमारे चारों ओर है और हमको प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, प्रभावित करता है, वो हमारा क्या कहलाता है? इन्वायरमेंट कहलाता है। तो आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बताया गया कि इन्वायरमेंट या पर्यावरण का मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। तो हमारे चारों तरफ से जो हमको घेरे हुए है वही हमारा क्या है? इन्वायरमेंट है, जो हमको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। ऐसा वातावरण जो हमारे चारों ओर से, हमको चारों ओर से घेरे हुए है। तो यही इसका क्या है? शाब्दिक अर्थ हुआ। आइए इसके आगे। ऐसा घेरा जो चारों ओर हमारी तरफ है वही हमारा इन्वायरमेंट होता है। तो इन्वायरमेंट में घेरा क्या क्या है? तो अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले वायु का घेरा है, जल का घेरा है, उसके अलावा मृदा का घेरा है, झरना है, नदी है, तालाब है, ऊर्जा है, उष्मा है, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं। इन सब से क्या है? हम घिरे हुए हैं। इन सब से हम क्या हैं? घिरे हुए हैं। ये हमको चारों तरफ से यही घेरे हुए हैं। तो इसमें अगर हम ऊपर के इतने चीजों की बात करें तो ये आपका अजैविक घटक है, अजैविक घटक। और ये जो श्वसन क्रिया करते हैं ये हो गए आपके क्या? जैविक घटक। अगर पर्यावरण के घटकों की बात होगी तो आप दो घटक बताएंगे, एक अजैविक घटक और एक जैविक घटक। अजैविक घटक का मतलब जो जिसमें श्वसन क्रिया नहीं होती है, और जैविक घटक का मतलब जिसमें श्वसन क्रिया होती है। तो ऐसे जैविक और अजैविक घटक जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए हैं उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। ऐसे जैविक और अजैविक घटक जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए हैं उसी को हम क्या कहते हैं?
पर्यावरण कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। अब आप देखेंगे कि जो मनुष्य है या जो मानव है वह क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रह करके, यही सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य समाज में रहकर, समाज में ही रहकर क्या करता है? अपना सर्वांगीण विकास करता है। अपना सर्वांगीण विकास करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में ही रह करके वह अपना सर्वांगीण विकास करता है। अब सर्वांगीण विकास के अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो हम कहेंगे कि शारीरिक विकास आता है। मनोविज्ञान में चलिए, शारीरिक विकास आता है, मानसिक विकास आता है, सामाजिक विकास आता है, संवेगात्मक विकास आता है, नैतिक विकास आता है, नैतिक विकास आता है, भाषा विकास आता है। ये तमाम प्रकार के विकास जो है वो सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आएंगे। मानव जो है जब तक वो समाज में नहीं रहता है उसका ये विकास संभव नहीं है। तो क्या केवल अगर समाज ही बच्चे को, अच्छा समाज ही केवल उपलब्ध करा दिया जाए तो बच्चा सर्वांगीण विकास कर पाएगा? जैसे समाज जो है, एक समाज है और यह समाज बच्चे को उपलब्ध करा दिया जाए जो एक अच्छा समाज हो, जो एक अच्छा समाज हो, तो बच्चा यहाँ के नियम कानून रीति रिवाज मान्यताएं सीख करके एक अच्छा नागरिक तो बन जाएगा। ठीक, तो इसको प्रभावित कौन कौन कर रहा है? इस जो अच्छा समाज तो एक है और ये बालक को क्या कर रहा है? प्रभावित करता है। तो बालक को तो केवल यही प्रभावित करता नहीं है, बालक को तो क्या प्रभावित करता है? बालक को तो जैविक और अजैविक दो प्रकार के घटक प्रभावित करते हैं। बालक को जैविक और अजैविक दो प्रकार के घटक प्रभावित करते हैं। समाज का मतलब हो गया, समाज का मतलब हो गया कि समाज में रहने वाले व्यक्ति, यानी कि जो जैविक हो गया। और मैकाइबर ने कहा है कि समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है और एक समाज जो है वो सजीव होता है और समाज जो है वो निर्जीव होता है। यानी इसमें, इस समाज में जैविक और अजैविक दोनों घटक शामिल होते हैं। बाकी जो जरूरत है बच्चे को शुद्ध वायु की, शुद्ध जल की, मृदा की, झरने, नदी, तालाब, उष्मा, जो भी जरूरत है वो कहाँ से मिलेगा? वो तो अजैविक से मिलेगा। शुद्ध वायु कहाँ से मिलेगा? अजैविक कारक से मिलेगा। तो इस बच्चे के लिए जरूरी ये है कि समाज में एक अच्छा समाज हो, समाज में जो पर्यावरण हो, अजैविक घटक जो हो वो भी शुद्ध मात्रा में उपलब्ध हो, तब बच्चा क्या करेगा? अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। यानी जैविक अजैविक दोनों कारक जब तक नहीं मिलेंगे तब तक उस बच्चे का जो है सर्वांगीण विकास संभव नहीं होता है। यानी कि अब जो सबसे ज्यादा प्रभावित इस बच्चे को किया वो तो मानव किया। इस बच्चे को जो सबसे प्रभावित किया वो मानव किया। मानव उसको जो सिखाएगा, मानव समाज उस बच्चे को जो सिखाएगा वही वह सीखेगा। मानव समाज जो उस बच्चे को सिखाएगा वह बच्चा वही सीखेगा। लेकिन केवल मानव ही एक कारक नहीं है कि वह उस बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। इसके साथ साथ और बहुत सारे कारक भी होते हैं उसके सर्वांगीण विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लेकिन उस पर्यावरण के संरक्षण में जो उस बच्चे को प्रभावित करते हैं, उसके संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान जो है, सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो मानव का ही है। वो मानव का ही है। क्यों? क्योंकि जब मानव यानी जीव जंतु, यहाँ से हम कहेंगे कि यहाँ मानव है और मानव ये होगा, तो मान लीजिए कि मानव ने पेड़ लगाया, मानव ने पेड़ लगाया। अब इस पेड़ से क्या होगा? शुद्ध वायु मिलेगी, शुद्ध वायु भी बच्चे को मिलेगी और उसके बाद जो भी वर्षा के कारक होते हैं वो उपलब्ध होंगे। तो क्या होगा? जल मिलेगा। उसके लिए अच्छी मृदा चाहिए। उस बच्चे के लिए जो भी खाना खाने के लिए उसको भी जो भी खाना चाहिए उसके लिए अच्छी मृदा चाहिए। उष्मा की पर्याप्त मात्रा उसको चाहिए। और इस तरीके से एक सुदृढ़ वातावरण, सुदृढ़ पर्यावरण, एक मानव जो है वही कारक होता है पर्यावरण को दूषित करने में और पर्यावरण के संरक्षण में भी। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो पर्यावरण संरक्षण में वो मानव है। मानव ही अपने पर्यावरण का संरक्षण कर सकता है और उस बच्चे के विकास के लिए उचित वातावरण, उचित पर्यावरण की व्यवस्था
कर सकता है। अब हमने देखा कि बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है, एक बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है, एक बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है, एक बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है, उस विकास को दो प्रकार की शक्तियां जो हैं वो प्रभावित करती हैं। एक तो प्राकृतिक शक्तियां, एक तो प्राकृतिक शक्तियां हैं जो उसको प्रभावित करती हैं, और एक जो है वो सामाजिक शक्तियां हैं जो उसको प्रभावित करती हैं। जब हम प्राकृतिक शक्तियों में आएंगे तो यहाँ पे फिर से वही आजैविक घटक आ जाएगा। सीधा लिखिए आजैविक घटक। और सामाजिक शक्तियों में हम सामान्यतः बात कर रहे हैं कि सामाजिक शक्तियों में यहाँ क्या आ जाएगा, जैविक घटक आ जाएगा, या जैविक शक्तियां और अजैविक शक्तियां। इस जैविक घटक में आप देखेंगे कि मानव जो है वो इसमें महत्वपूर्ण है। मानव इसमें क्या है, महत्वपूर्ण है। और इस मानव के समाज में, सामाजिक, मानव के समाज में सामाजिक पर्यावरण होता है, उनका अपना सामाजिक पर्यावरण होता है, आर्थिक पर्यावरण होता है, राजनीतिक पर्यावरण होता है, सांस्कृतिक पर्यावरण होता है। ये उस मानव को प्रभावित करती हैं, या ये उस बच्चे को क्या करते हैं, प्रभावित करती है। उस समाज का सामाजिक पर्यावरण क्या होगा, आर्थिक पर्यावरण क्या होगा, राजनीतिक पर्यावरण क्या होगा, सांस्कृतिक पर्यावरण क्या होगा, ये जो पर्यावरण है या ये जो पर्यावरण के प्रकार हैं, ये भी बच्चे के सर्वांगीण विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो आपने मोटा मोटा सीखा क्या, पहले इसको जान लीजिए। जो आप वहाँ लिखेंगे एक की के रूप में आप अपने दिमाग में रखिए। हम आपको बताए कि जो पर्यावरण है, जो पर्यावरण है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घेरा या घेरे हुए, घेरे हुए। जब आप एनवायरमेंट में आएंगे, एनवायरमेंट में आएंगे तो यहां भी दो शब्दों के योग से, एनवायर से बना हुआ है और मेंट से बना हुआ है। एनवायर का मतलब होता है घेरा और मेंट का मतलब होता है चारों ओर। तो ये आपको मुख्य रूप से ये आपको याद रखना है। अब यहीं से क्या घेरे हुए है, तो आप कहेंगे कि अजैविक और प्लस जैविक। अजैविक में जल, वायु, मृदा, उष्मा, ये सारी चीजें आ जाएंगी, और जैविक में पेड़ पौधे और जीव जंतु आ जाएंगे। तो यही इसका क्या है, अर्थ हो गया। अगर आप मोटे तौर पे आप लेंगे तो यही इसका अर्थ हो गया। अब हम इसकी कुछ परिभाषाओं को देखेंगे, तो आइए परिभाषा पे चर्चा करें। तो आइए परिभाषाओं पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले रास ने क्या कहा, रास ने कहा कि पर्यावरण वह बाह्य शक्ति है जो मानव को प्रभावित करती है। पर्यावरण वह बाह्य शक्ति है जो मानव को प्रभावित करती है। तो रास ने कहा कि पर्यावरण वह बाह्य शक्ति है जो मानव को प्रभावित करती है। ई जे रास की ये परिभाषा है कि पर्यावरण वह बाह्य शक्ति है जो मानव को प्रभावित करती है। उसके बाद परिभाषा आएगा फिटिंग का, कि पर्यावरण एक जीव के पारिस्थितिकी तत्वों या कारकों का योग है। पर्यावरण, फिटिंग ने क्या कहा, पर्यावरण एक जीव, पर्यावरण एक जीव के पारिस्थितिक तत्वों या कारकों का योग है। ये फिटिंग ने कहा, योग है, ये फिटिंग ने कहा। तो रास ने कहा पर्यावरण वह बाह्य शक्ति है जो मानव को प्रभावित करती है। फिटिंग ने कहा कि पर्यावरण एक जीव के पारिस्थितिक तत्वों
या कारकों का योग है। अंशटासी ने कहा कि मानव के वंशानुक्रम के अतिरिक्त सभी को पर्यावरण कहा जाता है जो उसे प्रभावित करते हैं। मानव के अंशटासी मानव के वंशानुक्रम के अतिरिक्त सभी को पर्यावरण कहा जाता है जो उसे प्रभावित करती हैं। ये अंशटासी का कोटेशन है। अंशटासी की परिभाषा है कि मानव के वंशानुक्रम के अतिरिक्त सभी को पर्यावरण कहा जाता है जो उसे प्रभावित करती हैं। और लास्ट में एक खुशू की परिभाषा है, पर्यावरण उन समस्त दशाओं का योग है जो जीवधारियों के जीवन और विकास को प्रभावित करती है। तो खुशू के अनुसार खुशू ने कहा कि पर्यावरण समस्त दशाओं का योग है, समस्त दशाओं का योग है जो जीवधारियों के जीवन और विकास को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार से ये 4 परिभाषाएं हो गई। आपने देखा कि इसमें भी वही निकल के आ रहा है जो आपका शाब्दिक अर्थ था। पर्यावरण वह बाह्य शक्ति है जो मानव को प्रभावित करती है। पर्यावरण एक जीव के पारिस्थितिकी तत्वों या कारकों का योग है। मानव के वंशानुक्रम के अतिरिक्त सभी को पर्यावरण कहा जाता है जो उसे प्रभावित करती हैं। पर्यावरण समस्त दशाओं का योग है जो जीवधारियों के जीवन और विकास को प्रभावित करती हैं। तो ये परिभाषा हो गया, अर्थ और परिभाषा। पर्यावरण का हमने अर्थ सीखा और पर्यावरण की परिभाषा को हमने देखा। अर्थ में आपने देखा कि परिधन आवरण यानी कि जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए है वही हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण में जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटक आते हैं जो हमको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो वही क्या होता है, हमारा पर्यावरण होता है। इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट होता है, उसका भी अर्थ होता है कि जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए है वही हमारा क्या है, इन्वायरमेंट है या हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण के प्रकार में आएगा तो राजनीतिक पर्यावरण हो गया, सामाजिक पर्यावरण हो गया, आर्थिक पर्यावरण हो गया, सांस्कृतिक पर्यावरण हो गया। जब घटक पूछेगा तो अजैविक घटक और जैविक घटक की बात होगी। तो इस तरीके से आपका जो अर्थ और परिभाषा वाला पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हुआ। इसके आगे जो भी इसमें होगा कि पर्यावरण की आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, जो भी होगा उसके आगे जो इम्पोर्टेंट लगेगा हमको वो आपको लेकर के आएंगे।